Good morning class. Today I am going to teach you about the different type of AC circuits. AC circuits containing only resistance, only inductance and only capacitance. First I would like to teach you about some definitions like impedance and reactance. Impedance क्या होता है? Total hindrance offered by the AC circuit to the flow of electric current is called impedance. टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है, जो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, जो हिंड्रेंस होता है, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट से है, जो बाधा उत्पन्न की जाती है करंट के फ्लो में, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। या सिंपली आप रेजिस्टेंस शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इस तरह से इम्पीडेंस की डिफिनीशन आपकी होती है टोटल हिंड्रेंस offered by the AC circuit to the flow of electric current, AC circuit to the flow of electric current. Electric current is called impedance. It is represented by Z. सिंपली इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नोन एज रिएक्टेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के द्वारा जो हिंड्रेंस ऑफर किया जाता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। एंड इसको सेपरेटली हम कहते हैं कैसे? हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस तरह से दो चीज़ें आपको बताई गई। आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, hindrance offered by the inductance is known as inductive reactance. It is denoted by X here. Similarly, hindrance offered by the capacitor is known as capacitive reactance. This is denoted by Xc. तो इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल आपका किया जाएगा, इसलिए इसको आपको डिफाइन किया गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। तो जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होगा उसकी स्टडी कर रहे हैं। कंसीडर ये रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। मान लीजिए कि यह एक रेजिस्टेंस है जो किसी एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। व्हेन इलेक्ट्रिक वोल्टेज, एसी वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, then in this condition electric current is directly proportional to the electric potential. It follows Ohm's law. In Ohm's law, voltage and current both are in same phase because it is directly proportional. When voltage is maximum, current is maximum. When voltage is minimum, current is minimum. Therefore both are in same phase. If applied voltage, AC voltage is V equal to V naught sin omega t, then current I equal to V upon R.
यदि एसी सोर्स से आपने V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई किया है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी I इक्वल टू वी अपान आर एंड दिस इज V नॉट साइन ओमेगा टी, V naught sin omega t upon r. We can write this I equal to I naught sin omega t, where I naught equal to V upon r. So we can see that voltage and current both are in same phase. और ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इनका अगर हम डायग्राम खींचते हैं, सबसे पहले तो अगर हम इसको ग्राफिकल ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये जानते हो V और I का रिलेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द ओमिक कंडक्टर्स। और इसका अगर हम फेजर डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करेंट or in different phases with a diagram is known as phasor diagram. अगर वोल्टेज और करंट को हम कि डिफरेंट फेजेस को हम अगर डायग्राम के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। इसको आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए यह रेफरेंस एक्सिस है, वोल्टेज जो है इससे ओमेगा टी एंगल पर है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका रेफरेंस एक्सिस है ओमेगा टी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। एंड सिमिलरली करंट इज आल्सो इन सेम फेज ओमेगा टी। We can write this I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फेजर डायग्राम होता है सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस। सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस। ओनली इंडक्टेंस। Consider a inductance L is connected by an AC source as shown in the figure. मान लीजिए कि यह एक AC सोर्स है जिससे एक इंडक्टेंस L को जोड़ा गया है। When AC voltage V equal to V naught sin omega t is applied at the ends of इंडक्टेंस, जब आप इसको एसी सोर्स से जोड़ते हो, जो करंट इसमें फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, जिसमें इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और एज यू नो दैट व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ इंडक्टेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, therefore an EMF is induced in itself. This is known as self inductance. जब आप AC वोल्टेज को अप्लाई करते हो तो जो करंट इसमें फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होने के कारण इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और जिसकी डायरेक्शन उस कारण का विरोध करती है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आप इसमें अप्लाई करते हो एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इटसेल्फ, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, और ये होता है E इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT। ये आप पढ़े हैं। इस तरह से इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस हो जाता है। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ फॉर दिस क्लोज्ड मेश, अगर आप इस क्लोज्ड मेश के लिए जो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ को अप्लाई करते हो, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
for a closed mesh, sum of electric currents, electric potentials, sum of electric potentials across the each element of the circuit of a closed mesh is 0. अगर इस जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम करते हैं तो 0 होता है। इस तरह से V प्लस ई इक्वल टू 0। V प्लस ई एम induced in the coil is 0। इनकी वैल्यूज अगर हम रखते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ई एम एफ की वैल्यू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। हमारा इरादा है कि हम आपकी इंड्यूस्ड करंट कितनी फ्लो होती है उसको ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम ट्रांसफर करते हैं एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से। और आई को ज्ञात करने के लिए इसको हम लिखते हैं डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से इस तरफ हम डी आई करते हैं, शेष को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाता है वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ से आई इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको आगे ले जाते हैं। आई के लिए हम दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ करंट, टोटल करंट ज्ञात करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाता आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ये माइनस हो जाता है कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करते हैं ये हो जाता है अपॉन ओमेगा। इसमें जो कांस्टेंट लिया जाता है इंटीग्रेशन के बाद, कंप्लीट साइकिल के बाद करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हम कोई कांस्टेंट नहीं लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लिया जाता है और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 साइकिल के बाद 0 हो जाती है, इसलिए यहाँ कांस्टेंट नहीं लिया गया। इस तरह से अगर हम कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के टर्म्स में लिखें, क्योंकि जो आपका वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन दिया गया है वो साइन के टर्म में होता है, इसको हम अगर साइन के टर्म्स में चेंज करते हैं तो ये आपका हुआ माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये रिलेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसको हम लिख लेंगे साइन 90 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस ओमेगा टी को हम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, कॉस को साइन में चेंज किया गया है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन वोल्टेज का आपने देखा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसलिए इसको चेंज किया गया है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन 90 माइनस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अगर माइनस कॉमन ले लें ओमेगा टी माइनस 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं और यहाँ माइनस कॉमन लेकर के ओमेगा टी माइनस 90 कर लिए हैं। एक माइनस यहाँ कॉमन लिए, एक माइनस से आपका प्लस हो जाता है। वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेयर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। यहां आप देखते हो
जो आई नॉट साइन ओमेगा टी से इसको हम कंपेयर करते हैं या वोल्टेज से इसको कंपेयर करते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। हियर करंट लैग्स बिहाइंड बाई वोल्टेज एट एंगल ऑफ पाई बाई टू। आपने अभी रिलेशन लिखा है, ये वोल्टेज का रिलेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन से इसको आप देखते हो करंट लैग्स बिहाइंड बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। जो सर्किट में केवल इंडक्टेंस होता है तो उसमें आपका जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल से पीछे होती है, लैग करती है, लैग्स बिहाइंड। और यहाँ ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में कि करंट आपकी कितने से लीड करती है या वोल्टेज से लैग्स बिहाइंड होती है या सेम फेज में होती है, तो आपको ये लैग्स बिहाइंड पे लिखना है पाई बाई टू। पाई बाई टू मल्टीपल चॉइस में आपको दे सकते हैं। यहाँ आई इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल, और अगर इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वी गेट वी अपॉन आर रेजिस्टेंस, तो आपका रेजिस्टेंस होता है, कंपेयरिंग वी गेट फ्रॉम दिस रिलेशन, तो ये आपका होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस यक्स एल से इसको लिखते हैं यक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। दिस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस यक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। और अगर इसका हम जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं, भी इनके ग्राफ खींचते हैं, तो इसका अगर ग्राफ खींचते हैं हम यक्स, इसको अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू, ये रिलेशन आप जानते हो 2 पाई अपॉन टी, ये रिलेशन आपको पता है। और यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड को निकालते हैं, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर वन साइकिल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल, ये एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन है। यहाँ से अगर टी को निकालते हैं तो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी को आपका अगर निकालते हो तो 1 अपॉन टी होता है, ये ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये रिलेशंस आप पढ़ चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन है, यहाँ से टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो ये होता है, और फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं तो ये हो जाता है यक्स एल इक्वल टू ओमेगा, यहाँ से निकालते हैं तो 2 पाई एफ ओमेगा की वैल्यू इंटू एल। दिस इज द रिलेशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। अब इनके ग्राफ हम खींचते हैं, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले इसका हम फेजर डायग्राम खींचते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में आपने देखा, मान लीजिए आपका रेफरेंस एक्सिस है और वोल्टेज आपका होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वोल्टेज ओमेगा टी, ओमेगा टी वी नॉट इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका फेज डिफरेंस ओमेगा टी। और करंट लैग्स बिहाइंड बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, इससे पाई बाई टू एंगल से पीछे होती है। हम इस लाइन पर जो है पाई बाई टू एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये आपका आता है 90 डिग्री। और ये होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इसका फेजर डायग्राम है। आपको फेजर डायग्राम दिए जाते हैं एग्जाम में, कैसे हम इसको ड्रा करते हैं। फ्रीक्वेंसी का और एक्सएल का इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर आप खींचते हो तो आप देख रहे हो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, दिस इज एक्सएल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये ग्राफ है आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है कोई, या मल्टीपल चॉइस में कई ग्राफ दे देंगे
एक्सियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आप इस पर निशान लगाएंगे, या ग्राफ खींचने के लिए कहा जाता तो आप इस तरीके से खींचेंगे। फेजर डायग्राम आपको कहा जाए तो इस तरह से खींचते हैं। डिफरेंट फेज में व्यक्त करने के लिए अगर इसका ग्राफ आपको खींचने के लिए कहा जाए, सिंपल इसका ग्राफ कैसे होता है तो आप जानते हो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V नॉट साइन ओमेगा टी। साइन थीटा की वैल्यू -1 +1 के बीच में वैरी करती है, तो यहाँ अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखते हो तो ये पूरा 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ग्राफ खींचना आपको बताया गया है। और ये अगर 90 डिग्री रखते हैं तो ये मैक्सिमम होता है, और इसी तरह से ये आपका -1 और +1 के बीच में ही चेंज होती है। ये ग्राफ साइन थीटा का आप जब भी प्लॉट करते हो तो इस तरीके से आता है, और ये आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू, और इधर ये आपकी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू -V नॉट। दिस इज द ग्राफ ऑफ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जब करंट का ग्राफ हम खींचते हैं, करंट का ग्राफ आपका ये है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। करंट जो है π/2 एंगल से पीछे है, ये आपका इस तरह से यहाँ लिख देते हैं 0 π/2 π 3π/2, और here one cycle is complete 2π। इसका ग्राफ जब खींचते हैं तो ये π/2 एंगल से पीछे है, तो हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं, और ये जब मैक्सिमम होता है तो ये करंट आपकी जो है वो 0 होती है, मिनिमम होती है। इसको आप डॉटेड लाइन से खींच सकते हो, ऐसे डॉटेड लाइन से इस तरह से। और पाई पर ये जब फिर 0 होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये मैक्सिमम होती है। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो इस तरह से पाएंगे। 3π/2 पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जब मैक्सिमम होती है, इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे आता है ये, और 2π पर ये जब 0 होती है ये नेगेटिव डायरेक्शन में फिर मैक्सिमम होती है। यहाँ पर ये ग्राफ आपका इस तरीके से और फिर इस तरीके से होता है। तो ये आपका होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज है ये, आप इस तरह दिखाएंगे। और ये जो ग्राफ है आपका I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस में आपने जो कंक्लूजन लिया, फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि करंट लैग्स बिहाइंड बाय वोल्टेज एन एंगल ऑफ π/2। अदर वर्ड्स में आप कहते हैं कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, इसका फेजर डायग्राम जो आपको खींचने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे -π/2 करंट पीछे रहती है, और एक्सियल इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। और इसका इम्पीडेंस अगर ज्ञात करना तो केवल ω/L होता है, वो आपको लिखा गया है, और ये आपका ग्राफ खींचा जाता है। इसके बाद सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस। आइए इसको हम देखते हैं कि जब सर्किट में केवल कैपेसिटेंस हो, सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, ओनली कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, जब सर्किट में केवल कैपेसिटर हो, कंसीडर ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय एन एसी सोर्स। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है जो किसी एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। When voltage is applied, V equal to V naught sin omega t. When AC voltage is applied at the ends of capacitor, it starts to charge. In first half, it begins to charge in one direction and discharge, and in another direction, it starts to charge and discharge in another direction. इस तरह से आपको जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो डायरेक्शन जो वोल्टेज की बदलती रहती है,
तो फर्स्ट हाफ में यह एक दिशा में चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है। अनदर हाफ में यह एक दूसरी दिशा में चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है। इस तरह से कंटिन्यूअसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है और एसी करंट पूरे सर्किट में मेंटेन रहती है। इस तरह से आप when an AC voltage is applied at the plates of capacitor, it starts to charge. In first half rotation, it charge in one direction. It charge in one direction and discharge. And in another half rotation, it charge and discharge in another direction in opposite direction. तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जब हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है। पहले हाफ में ये एक दिशा में चार्ज और डिस्चार्ज होता है, फिर दूसरे हाफ में ये दूसरी दिशा में चार्ज और फिर डिस्चार्ज होता है। इस तरह से वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है और एसी वोल्टेज एसी करंट जो वो मेंटेन रहती है। अब इसको देखते हैं। When AC voltage is applied at the ends of the capacitor, V equal to V naught sin omega t, it starts to charge and EMF is and electric potential is established at the plates of capacitor, that is V equal to Q upon C. जब ये चार्ज होता है तो उसमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V equal to Q upon C. From these two we get Q upon C equal to V naught sin omega t. हमारा इरादा है करंट को ज्ञात करना है। करंट जो होती है, करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हो जाता है Q इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से Q ज्ञात करते हैं। करंट कैसे कितना फ्लो होगी? रेट तो Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट ज्ञात करना है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका ओमेगा। इस तरह से आपका ये मिलता है डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ये रिलेशन आपका होता है, यहाँ से आपका मिला आई, करंट आई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट आई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको हम V अपॉन आर से कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे हमें आपका आई नॉट की वैल्यू मिल जाए। और कॉस ओमेगा टी को अगर साइन के टर्म में हम लिखना चाहें तो ये होता है साइन 90 प्लस थीटा प्लस ओमेगा टी। 90 का मतलब पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्योंकि हमें जो रिलेशन ऑब्टेन करना है वो सारे रिलेशन आपके साइन के टर्म में है, इसलिए इसको साइन में चेंज किया तो ये आपका हो जाता है। इसको हम लिखें अगर आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ ये साइन 90 प्लस थीटा आपने पढ़ा होगा 10वीं में 10th क्लास में, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस रिलेशन का इस्तेमाल किया गया है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन में चेंज किया गया है। आपने यहाँ वेयर आई नॉट इक्वल टू, वेयर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स सी जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा सी।
here we get xc equal to 1 upon omega c, and current leads the voltage, आगे है current leads the voltage by an angle of pi by 2. current leads the voltage, यहाँ आपने एक नंबर के जो प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, current leads the voltage by an angle of pi by 2. तो इसका भी ग्राफ अभी खींचते हैं, फेजर डायग्राम खींचते हैं. फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से आप ऑब्टेन करते हो ओमेगा की वैल्यू, एक्ससी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर आप लिखते हो तो आप जानते हो 1 अपान ओमेगा की जगह आपने अभी ऑब्टेन किया था 2 पाई एफ. ओमेगा की वैल्यू अभी पिछले रिलेशन में ऑब्टेन किए हैं. एक्ससी इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एफ सी. यहाँ एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हम इसी का ग्राफ खींचते हैं, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो एक्स सी इस एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी इस एक्सिस पर. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और ये ग्राफ आपका इस तरीके से आता है. फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको खींचने के लिए दिया जा सकता है, तो इस या आपको मल्टीपल चॉइस में कई ग्राफ दिए हो तो आप इस पर टिक करेंगे, सही है. और ये हो गया. लैग्स बिहाइंड और लीड्स पर दे देते हैं तो आपको ये लिखना है करंट लीड्स द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2. अगर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करना तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं. इसका फेजर डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? फेजर डायग्राम आपका ये रिफरेंस एक्सिस है. वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी एंगल पर है, उसका फेज जो है ओमेगा टी है, और करंट लीड्स द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2. ये आपका V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. करंट इससे पाई बाई 2 एंगल पर लीड कर रही है, इसको ऐसे दिखाते हैं. इस पर आप पाई बाई 2 का एंगल बनाते हो. ये एंगल आपका है पाई बाई 2, एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये आपका इसका फेजर डायग्राम है. रिफरेंस एक्सिस, वोल्टेज का फेज डिफरेंस ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी. करंट इससे पाई बाई 2 एंगल पर लीड कर रही है, तो ओमेगा टी से आप जो है पाई बाई 2 एंगल बना करके एक करंट की डायरेक्शन को शो करता है. अब अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं, सिंपल ग्राफ जो हम खींचना चाहते हैं, तो आपका वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन यहाँ लिखा गया है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. वोल्टेज का रिलेशन ग्राफ आपने जो खींचा ये आपका ऐसे ही है, आप इसको कई बार खींच चुके हैं. ये +1 और -1 के बीच में वैल्यू बदलती है, और ये आपका ऐसे होता है. दिस इज V नॉट साइन ओमेगा टी. करंट की वैल्यू पाई बाई 2 से आगे है. जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू जो है पाई बाई 2 पर मैक्सिमम है. इस तरह से ये पाई बाई 2 से लीड करती है. आप इसको लिख लेंगे पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई. करंट लीड कर रही है तो इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं. पाई बाई 2 पर ये जब मैक्सिमम है, ये जब पाई बाई 2 पर मैक्सिमम होती है कि 0 पोजीशन से ही मैक्सिमम है. लीड करने का मतलब जो वैल्यू इसकी पाई बाई 2 पर आएगी इसकी 0 पर ही ये वैल्यू है. तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और इसका ग्राफ जो है डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं, ऐसे होता है. और जब ये 0 होता है, यहाँ जब ये 0 है करंट की वैल्यू मैक्सिमम है,
और जब ये वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये फिर यहाँ 0π/2 पर, और ये भी पाई पर 0 है तो ये इस तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, और ये इस तरीके से इसका ग्राफ आपको मिलता है, और ये 2π पर फिर आकर के ये मैक्सिमम हो जाती है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट एंड वोल्टेज I0 sin ω t, और ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम और ये आपकी मिनिमम। तो इस तरह से करंट के सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस में आपका ये फेजर डायग्राम, ये फ्रीक्वेंसी का डायग्राम, और जो इसका ग्राफ हम खींचते हैं वोल्टेज और करंट का इस तरीके से। तो इस तरह से हमने आपको आज जो है सब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स को इंट्रोड्यूस किया है कि उनके फेजर डायग्राम को कैसे ड्रा करते हैं, फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन सारे पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं, उन सबको हमने इंट्रोड्यूस किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।